No one truly knows a nation until one has been inside jail. A nation should not be judged by how it treats its highest citizen, but its lowest one. ये बात कही गई थी नेल्सन मंडेला के द्वारा, जिन्होंने काफ़ी लंबा वक्त जेल के अंदर बिताया था। अपार्ट फ्रॉम हिम यू विल ऑल्सो सी महात्मा गांधी सेड, इन्होंने कहा था, हेट द सिन नॉट द सिनर, ऑल क्रिमिनल शुड बी ट्रीटेड एज अ पेशेंट एंड द जेल शुड बी हॉस्पिटल, एडमिटिंग दिस क्लास ऑफ पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट एंड क्योर। ये वो पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपने जीवन के काफ़ी लंबे समय तक जेल के अंदर बिताए हैं। तो क्या सच में जेलों के अंदर रिफॉर्म की नीड है, या फिर इन्होंने ये बातें ऐसे ही कही हैं? आइए समझते हैं। जब हम बात करते हैं प्रिजन रिफॉर्म की, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि नवंबर 2025 के अंदर जो NCRB है, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसने प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी थी, जिस रिपोर्ट को लेकर के काफ़ी हलचल हुआ था और काफ़ी बड़े डिस्कशन देखने को मिली थी। तो इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड है कि हमारे CAPF एग्जाम के अंदर एक ऐसे राइटिंग पूछी जा सकती है। तो इसलिए आज इस टॉपिक के ऊपर हम एक अच्छा एस्से देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक अच्छा और एक पावरफुल एस्से लिख करके आ सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं कि जो हमारे प्रिजन है, यानी कि जो ये हमारे प्रिजन यानी कि जेल हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये जो जेल है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी क्राइम का अक्यूज्ड है या फिर कन्विक्टेड है तो उसको इसमें डिटेन करके रखा जा सके। ये जो जेल हैं आइडियली इनके 3 मेन पर्पस होते हैं। पहला, किसी को पनिशमेंट देना, डिटरेंस करना, या फिर रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना। हालांकि अगर आप देखोगे तो रियलिटी इंडिया के अंदर कुछ और ही है। हमारे यहाँ के जो जेल हैं वो ओवर क्राउडिंग, इनएडेक्वेट फैसिलिटीज और ह्यूमन राइट वायलेशन से ग्रसित हैं। यहाँ पर ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, इनएडेक्वेट यानी कि अपर्याप्त फैसिलिटीज और ह्यूमन राइट का वायलेशन देखने को मिलता है। लेकिन ओवर द ईयर इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। अब जो ये हमारे जेल हैं उनको हमने प्यूनिटिव इंस्टीट्यूशन से सेंटर ऑफ रिहैबिलिटेशन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिजन रिफॉर्म की नीड है। तो कुछ आप इस तरीके से एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, जहां पर आप ये बता सकते हैं कि जो प्रिजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप बता सकते हैं कि जो जेल हैं वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी क्राइम का अक्यूज्ड है या फिर कन्विक्टेड है तो उसको यहाँ पर डिटेन करके रखा जा सकता है। आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो जेल है इनका मेनली 3 पर्पस होता है। पहला, किसी को पनिशमेंट देना, दूसरा डिटरेंस और तीसरा रिहैबिलिटेशन। हालांकि भारत के अंदर रियलिटी कुछ और है। हमें पता लगता है कि भारत में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, इनएडेक्वेट फैसिलिटी देखने को मिलती है और ह्यूमन राइट का वायलेशन जेलों के अंदर होता है। यहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि इंडिया ने इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ओवर द ईयर काफ़ी ज़्यादा काम करे हैं। भारत ने अपने जेलों को प्यूनिटिव इंस्टीट्यूशन से सेंटर ऑफ रिहैबिलिटेशन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिजन रिफॉर्म की नीड है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ने और देखने वाले हैं। अब देखो, हम अगर बात करते हैं कि भारत के अंदर ये जो हमारे प्रिजन है इनको लेकर के अभी करंट स्टेटस क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास 3 लिस्ट होते हैं जब आप पॉलिटी पढ़ते हो। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट जिसको हम यूनियन लिस्ट भी कहते हैं, फिर एक आती है स्टेट लिस्ट और एक हमारी होती है कंकरेंट लिस्ट। तो उसमें जो हमारे प्रिजन है ना, यानी कि जो जेल हैं, ये हमारे आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। यानी कि सरकार जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबल होती है अगर आप जेलों के अंदर कुछ भी सुधार करना चाहते हैं। आपको पता लगेगा कि इंडिया के अंदर जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। NCRB के डेटा ये कहती है कि भारत के अंदर लगभग 4.7 लाख जो प्रिजनर हैं वो जेलों के अंदर रहते हैं। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि भारत के अंदर जो ओवर क्राउडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी रेट है जेलों में वो आपको पता लगेगा कि ये 130 से 150% तक का देखने को मिलता है, जो कि सैंक्शन कैपेसिटी है।
मतलब कि भारत के अंदर जो ये हमारी ओवर क्राउडिंग है ना, यानी कि ओवर क्राउडिंग यानी कि एक जेल में कितने लोग रह रहे हैं, ये काफी ज्यादा है। अगर हमारे पास क्षमता 100 लोगों की रहने की है जेल में, तो वहां पर 130 से 150 लोग रह रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा एक बोल सकते हो कि सैंक्शन कैपेसिटी है जो कि इंडिया के अंदर देखी जाती है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो नंबर आप देखते हो ना, ऐसा नहीं है कि सारे लोग गिल्टी हैं इसलिए जेल में हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मोर देन 70% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं पूरे के पूरे प्रिजनर्स का, उनमें से वे लोग हैं जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, मतलब कि जिनके ऊपर किसी भी तरीके का दोष सिद्ध नहीं हुआ है, उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं एंड वो जेल में बंद है। आपको पता लगेगा कि ये जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है, इनके डिले की वजह से जो माइनर या फिर नॉन वायलेंट ऑफेंस करने वाले क्रिमिनल्स हैं वो भी हमारे जेलों में बंद हैं, जिनकी वजह से ओवर पॉपुलेशन, ओवर क्राउडिंग हमारे जेलों में देखने को मिलती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको पता लगेगा कि जो प्रिजन यानी कि जो जेल के इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो भी अपर्याप्त हैं। बेसिक फैसिलिटी जो जेलों में होनी चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर बेडिंग या फिर हेल्थ केयर, ये अभी भी अपर्याप्त हैं, लोगों को उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोगों की लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, पुअर कंडीशन के अंदर रहती है। अगर आप जेलों की बात करते हो तो एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, और अगर आप बात कर दो मेंटल हेल्थ सर्विस की तो वो बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलती है। अब ये जितने भी सारे कंडीशन हमने ऊपर देखे, ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को क्या करती है, हिंडर करती है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रिजन है, जो जेल है, वो को हम रिफॉर्म नहीं कर पाते, और यहाँ पर जो पीपल है वो इन सब प्रॉब्लम से सफ़र करते रह जाते हैं। यानी कि जब आप बात करते हो करंट स्टेट ऑफ प्रिजन्स इन इंडिया की, तो आपको पता लगता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रिजन पॉपुलेशन इंडिया में है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है जो प्रिजन के अंदर रहती है वो है 4.7 लाख। यहाँ पर आपको ये भी पता लगता है कि भारत के जो जेल हैं वो ओवर क्राउडेड है। ऑक्यूपेंसी रेट हमारे जेलों की 130 से 150% है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो नंबर है ना, वो ऐसे प्रिजनर का है जो कि अंडर ट्रायल में है। इनकी संख्या मोर देन 70% है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो क्राउडिंग है वो और ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर जुडिशियल प्रोसेस को सही कर दिया जाए, अगर जुडिशियल प्रोसेस में डिले ना हो, तो ये जो माइनर और नॉन वायलेंट ऑफेंसेस वाले हमारे डिटेन अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स हैं, इनको हम बरी करके अपने इस प्रॉब्लम को सुधार सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हमें पता लगता है कि वो तो अपर्याप्त ही है। क्यों? क्योंकि रहना 100 लोगों को चाहिए, है 150 लोग, तो वो अपर्याप्त ही होगा ना। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक फैसिलिटी जो जेलों में होनी चाहिए, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्रॉपर बेडिंग हो गई, हेल्थ केयर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जेलों में अभी भी इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले लोगों का जीवन काफ़ी बुरे कंडीशन से होकर के गुजरता है। आपको पता लगेगा कि जेलों के अंदर जो एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो काफ़ी लिमिटेड है, और अगर आप मेंटल हेल्थ सर्विस की बात कर लो तो वो बिल्कुल ना के बराबर ही है। यहाँ पर ये जितने भी हमने प्रॉब्लम देखे, ये प्रॉब्लम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को कहीं ना कहीं रोकने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें जेलों के अंदर रिफॉर्म करने की नीड है। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन से कारण है कि हमें जेलों को रिफॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रिजन रिफॉर्म के लिए मल्टीपल रीजन जो हैं वो जरूरी हैं, जिनकी वजह से हमें इनको रिफॉर्म करनी चाहिए। सबसे पहला तो आता है ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी। देखो, जितने भी लोग जो जेलों में बंद है ना, उनके पास भी फंडामेंटल राइट है, उनको भी एक प्रॉपर लिविंग कंडीशन मिलनी चाहिए, उनको भी एक ह्यूमन ट्रीटमेंट जो है वो मिलना चाहिए। उनको भेड़ बकरी गधों की तरह आप नहीं छोड़ सकते जेलों के अंदर, तो इसलिए उनके साथ अच्छा हो, उनको एक इंसानों की तरह ट्रीट किया जा सके। तो इस ह्यूमन राइट और डिग्निटी के लिए जो जेलों का रिफॉर्म है वो करना चाहिए। पहला हमारा पॉइंट यहाँ पर ये आता है। दूसरा आता है कि ओवर क्राउडिंग एंड अंडर ट्रायल डिटेंशन। यहाँ पर आपको क्या पता लगता है कि जो जेल है वहाँ पर इस अंडर ट्रायल डिटेंशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ओवर क्राउडिंग है वो हो गई है। तो अगर हम अपनी जुडिशरी को इफिशिएंटली अच्छा करते हैं तो इसके वजह से जो ये जुडिशरी इंप्रूव होगी, तो हमारे जो अंडर ट्रायल के नंबर हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से जो हमारे जेलों के अंदर ओवर क्राउडिंग है वो एलिवेट होगी। जब ये ओवर क्राउडिंग एलिवेट होगी तो जेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे बर्डन कम पड़ेगा, वो सभी के लिए पर्याप्त हो जाएगा, और जो वहाँ पर स्टाफ है उनके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा रीज़न बनता है।
फिर तीसरा रीजन आता है हमारे पास कि रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन। अब देखो, जो लोग जेलों में गए हैं, परमानेंट तो जेल में है नहीं, वो छूट के बाहर भी आएंगे। तो अगर वो छूट के बाहर आते हैं तो उन्हें सोसाइटी में वापस से मिलना भी है। तो क्या उनकी जो मेंटल टफनेस है, जो मेंटल कंडीशन है, वो सोसाइटी में रहने लायक तब तक बची रहेगी? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन प्लान जो है वो इंटीग्रेट करना चाहिए, जिससे कि जितने भी प्रिजनर्स हैं वो जब प्रिजन से बाहर निकले तो वो सोसाइटी में री इंटर कर पाए। तो इसके लिए अगर हम मान लो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं देंगे तो वो जो हमारे प्रिजनर है वो वापस से सोसाइटी में नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक रीजन है जिसके वजह से प्रिजन को रिफॉर्म की नीड है। फिर हमारे पास आता है इफिशियंसी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी कि जो हमारा इफिशिएंट प्रिजन रिफॉर्म है ना, ये क्या कर सकता है, जो हमारी जुडिशियल या पुलिसिंग रिफॉर्म है इनको भी और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। ये इंश्योर कर सकता है ट्रांसपेरेंट एंड ह्यूमन क्रिमिनल जस्टिस को। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिजन के अंदर रिफॉर्म लेकर के आना चाहिए। तो ये हमारे कुछ रीजन है जो ये सजेस्ट करते हैं कि आखिर जेलों के अंदर रिफॉर्म क्यों आना चाहिए। पहला, ह्यूमन राइट की वजह से। दूसरा, ओवर क्राउडिंग कम करने की वजह से। तीसरा, रिहैबिलिटेट एंड रीइंटीग्रेशन की वजह से। और चौथा, जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो इफिशियंसी है उसके वजह से। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से एरिया हैं जहां पर एक्चुअली में हमें रिफॉर्म की नीड है। रिफॉर्म देखो, अभी हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा कि रिफॉर्म क्यों करना चाहिए, फिर हम आते हैं कि आखिर वो एरिया कौन कौन से हैं जहां पर हमें रिफॉर्म करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म। ये आप पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। यानी कि जो लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म है ना, इसको हमें काफी ज्यादा करने की नीड है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे अंडर ट्रायल्स है ना वो कम हो जाएंगे, इसके वजह से ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगी और लोगों का जो जुडिशियल प्रोसेस है इस पे बिलीव भी होगा। फास्ट ट्रैक केसेस वगैरह लाके हम इन सब चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं उनको फ्री लीगल एड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकल सके और जो हमारे जेल है वो कम हो सके। जो बेल रिफॉर्म है वो हम ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ला करके हम लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म को सही करके अपने जेलों की कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा फिर हमारा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग कंडीशन। यहां पर आपको पता लगेगा कि जैसे सैनिटेशन की कमी थी, हेल्थ केयर की कमी थी, बेडिंग की कमी थी, वेंटिलेशन की कमी थी, न्यूट्रिशन की कमी थी। तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि वहां पर रहने वाले लोग जो है वो डिग्निटी और हेल्थफुल लाइफ जो है वो जी सकें। दूसरा, जितने भी प्रिजन के अंदर स्टाफ काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग, प्रिजन ऑफिसर्स को हम ट्रेन कर सकते हैं, जो उनके क्या करेगा, वहां पे जो रह रही प्रिजन है उनको वो रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मॉडर्न प्रिजन क्या कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो, जहां पर आप क्या कर सकते हो, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर द वुमेन। अलग फैसिलिटी रहेगी वुमेन के लिए, जो हमारे जुवेनाइल है उनके लिए अलग रहेगी, और जो हमारे डिफरेंट एबल्ड इमिटेट्स हैं उनके लिए अलग रहेगी। तो इस तरीके के आप मॉडर्न जो प्रिजन्स हैं वो भी बना सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग कंडीशन के अंदर भी हमें चेंज करने की नीड है। फिर हमारे पास आता है रिहैबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो प्रिजनर्स है ना उनको हमें एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम के अंदर क्या करने चाहिए, इंटीग्रेट करने चाहिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कल को जब वो सोसाइटी से इंटर करेंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो अपने इस स्किल के साथ वो सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, री इंटर कर सकते हैं और सोसाइटी के साथ मिलजुल के रह सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे तो कुछ एक्टिविटी जैसे कारपेंट्री हो गया, टेलरिंग हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हैंडक्राफ्ट्स हो गए, ये भी हम इनहेंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयबिलिटी भी मिल सके। इसके अलावा आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कर सकते हो, आप उनको ट्रीटमेंट कर सकते हो, या फिर लाइफ स्किल ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये सब काम करके उनको रिहैबिलिटेट या फिर स्किल डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो इस फील्ड में हम जेलों के अंदर थोड़ा बहुत रिफॉर्म लेकर के आ सकते हैं। फिर हमारा आता है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर आप डिजिटलाइजेशन ऑफ प्रिजन रिकॉर्ड ये कर सकते हो, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ला सकते हो कोर्ट के हियरिंग के लिए, एंड मॉनिटर कर सकते हो अपने पूरे के पूरे जेल को। एआई ड्रिवन प्रोडक्टिविटी टूल ला सकते हो जो कि आपको मैनेज करने में हेल्प करेगा। जो ये ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ओवर क्राउडिंग को, एंड ऑप्टिमाइज कर सकते हो जो भी आपके रिसोर्सेस हैं उनका प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी का यूज हम ला सकते हैं प्रिजन के अंदर, ये भी हम एक रिफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है कम्युनिटी एंड पोस्ट रिलीज सपोर्ट। यहाँ पर आपको क्या पता लगेगा कि आप एनजीओ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन
कर सकते हो, सोशल वर्कर्स को फैसिलिटेट कर सकते हो, जिससे कि वो प्रिजनर के साथ क्या कर सके, एक अच्छी भरी सोसाइटी में इंटीग्रेट करा पाए, जिससे कि प्रिजन रेडी हो सके सोसाइटी में एंटर करने के लिए। आपको ये काम कर सकते हो कि आप सोशल एक्सेप्टेंस एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ला सकते हो, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ऐसे पर्सन के लिए जो किसी क्राइम की वजह से जेल में आया हो एंड वापस से वो क्या करेगा, सोसाइटी में एंटर करेगा। तो ये हमारे कुछ वो एरिया है जहां पर हमें सच में क्या है, नीड है किस चीज की, तो प्रिजन रिफॉर्म की। पहला लीगल एंड जुडिशियल सर्विसेज में, फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिविंग कंडीशन, फिर आती है रिहैबिलिटेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी एंड पोस्ट रिलीज सपोर्ट के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर गवर्नमेंट के वो कौन कौन से इनिशिएटिव या रिकमेंडेशन है जो कि प्रिजन रिफॉर्म के लिए दिए गए हैं। तो आपको पता लगेगा कि मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के अंदर इशू किया गया था बाय द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर एम्फेसाइज किया गया था कि हम मॉडर्न प्रिजन मैनेजमेंट, प्रिजन वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन को प्रमोट करेंगे। यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो आती है, जो कि बहुत सारे स्टेट लेवल कमेटी के साथ मिलती है और एक रिकमेंडेशन देती है, जिसके अंदर वो ये बात कहते हैं कि वो ओवर क्राउडिंग को रिड्यूस करेंगे और जेलों के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करेंगे। कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु ने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया और अपने जेलों के अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल प्रोग्राम एंड प्रिजनल वेलफेयर इनिशिएटिव जो है वो लेकर के आए, जिसके वजह से पॉजिटिव आउटकम भी मिले। हालांकि अगर आप देखोगे तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो इनकंसिस्टेंट रहा अक्रॉस द स्टेट, क्योंकि ये जो रिफॉर्म है ये काफी ज्यादा लिमिटेड रहे, क्योंकि बजट कॉन्स्ट्रेंट था, पैसे उतने ज्यादा नहीं थे कि ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सके, या फिर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आउटडेटेड थे, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल थे, जिसके वजह से इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाया। तो यहां पर आपको पता लगेगा कि एक कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड अप्रोच की नेसेसरी है इस टाइम पर, मतलब जरूरत है, जहां पर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं जुडिशियल, पुलिस एंड प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि वो जेलों के अंदर रिफॉर्म लेकर के आ सके। यानी कि जब आप बात करते हो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, तो आपको पता लगता है कि जो मॉडर्न प्रिजन मैनुअल है 2016, जिसको ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने लाया, उसके अंदर इस चीज पर जोर दिया गया कि हम क्या करेंगे, जेलों के अंदर ओवर क्राउडिंग को कम करेंगे और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे अकॉर्डिंग टू जस्टिस वर्मा कमेटी। अब यहाँ पर जो बात करी गई तो उसमें बोला गया, तो इस चीज को कुछ स्टेट ने क्या किया, इंप्लीमेंट भी किया, जैसे महाराष्ट्र, केरला एंड तमिलनाडु, और उनके पास कुछ पॉजिटिव आउटकम भी आए जब उन्होंने एजुकेशनल प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रिजनल वेलफेयर इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया। लेकिन ये पूरी तरीके से पूरे स्टेट के अंदर उतने इफेक्टिवली लागू नहीं किए जा सके। क्यों? क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट था, पैसों की कमी थी और आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर थे। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल थे, जिसकी वजह से पूरे प्रॉपर वे में इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। अब यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि एक कोऑर्डिनेटेड नेशन वाइड अप्रोच की अभी जरूरत है, जहां पर हम जुडिशियल, पुलिस और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को इंटीग्रेट करके इस रिफॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और भी मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चीज की बात करी जो कि था गवर्नमेंट इनिशिएटिव की। नाउ अब हम बात करने वाले हैं कि वो चैलेंजेस कौन कौन से हैं जो प्रिजन रिफॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो हम पढ़ के भी ऊपर आ रहे हैं वो है ओवर क्राउडिंग एंड अंडर ट्रायल केसेस। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो हमारे ओवर क्राउडिंग है ना, ये परसिस्टेंस है जो कि अभी भी हमें देखने को मिल रहा है ना, परसिस्टेंट चैलेंज है जिसके, और ये है क्यों, ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि हमारी जुडिशियल सर्विस जो है ना वो काफी ज्यादा स्लो है, जिसकी वजह से हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स अभी भी क्या है, हमारे जेलों के अंदर बंद है। दूसरा बजटरी कंस्ट्रेंट अभी हम देख के आ रहे हैं। देखो यहाँ पर चैलेंजेस अभी तक जो हमने पढ़ा ना, आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। पहला ओवर क्राउडिंग सबसे बड़ा चैलेंज, दूसरा बजटरी कंस्ट्रेंट, पैसे नहीं है ताकि हम अपनी चीजों को सही से इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अपनी जो प्लान बना रखी है, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम या फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, इन सब चीजों को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। फिर हमारे पास आता है कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर। अगर आप देखोगे तो ट्रेडिशनल व्यू है प्रिजन को लेकर के, प्यूनेटिव इंस्टीट्यूशन जो हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रही है, रिहैबिलिटेशन अप्रोच नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक चैलेंज है। फिर इसके बाद से हमारे पास आता है नेक्स्ट चैलेंज, जिसमें हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल। एंड यहाँ पर हमें पता ये लगता है कि इफेक्टिव रिफॉर्म रिक्वायर करती है कि हमारे पास एक सस्टेन्ड कमिटमेंट हो गवर्नमेंट की तरफ से, और इसके अंदर सेंटर ने स्टेट दोनों का ही पार्टिसिपेशन हो। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, रूल बना सकती है। तो इसके वजह से जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विल है वो दिखाई नहीं पड़ती, जो कि एक चैलेंज है, और इसकी वजह से जेलों का रिफॉर्म जो है वो नहीं हो पाता है।
ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर कंक्लूजन क्या हो सकता है इस टॉपिक का। तो आप लिख सकते हो कि जो प्रिजन रिफॉर्म इंडिया के अंदर है ना, यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी का मैटर नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन खड़ा करता है ह्यूमन राइट के ऊपर, जस्टिस के ऊपर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं प्रिजन्स को इनटू द सेंटर ऑफ रिहैबिलिटेशन, जहां पर हम सिर्फ पनिशमेंट की बात ना करें, बल्कि हम पर्सन को पब्लिक सेफ्टी या फिर उसके और भी जो चीजें हैं आगे आने वाली सोसाइटी के लिए उनको हम रेडी कर सकें। अब ये जो लीगल रिफॉर्म है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट है, पोस्ट रिलीज असिस्टेंस है, ये काफी ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाते हैं पूरे के पूरे होलिस्टिक अप्रोच के लिए। हालांकि अगर आप देखोगे तो कुछ जगहों पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी अगर आप नेशनल और स्टेट इनिशिएटिव को एक पास लेकर के आते हो, मर्ज करते हो और कॉम्प्रिहेंसिव इंप्लीमेंटेशन लेकर के आते हो, एडेक्वेट फंडिंग लेकर के आते हो, सोसाइटल अवेयरनेस बढ़ाते हो, तो इसके वजह से हम एक एसेंशियल एंड मीनिंगफुल चेंज जो है वो कर पाएंगे। अगर आप मॉडर्नाइज और ह्यूमन प्रिजन सिस्टम को लेकर के आते हो तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव है और आप क्या कर रहे हो, जस्टिस को सर्व कर रहे हो एज अ ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करते हुए। तो यहाँ पर ये था हमारा पूरा का पूरा कंटेंट जिसको हमने डिस्कस किया। आई नो आज मैंने थोड़ा उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है, बिकॉज आज मैं लेक्चर सुबह नहीं रिकॉर्ड कर रहा। हालांकि होता क्या कि जब मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ देन उस टाइम पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन अभी आप देखो तो लगभग 7:43 हो रहे हैं एंड इस टाइम पर मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम था नहीं। एक्चुअली यही बात है, इसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्किप करी हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। बट फिर भी आई नो कि मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में नहीं आया हो तो यू कैन कमेंट, यू कैन आस्क, बट मेरा जो दिल कहता है, लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।